नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हम इस समय पर अपना बिहार का जो एस्टेट का पेपर सेकंड है उच्च माध्यमिक स्तर का, उसका दोस्तों हमने कहा था कि संपूर्ण पाठ्यक्रम हम अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को करवाएंगे। उसी क्रम में दोस्तों हमने कहा था कि सबसे पहले हम जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं, रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बाकी अध्ययन करेंगे, क्योंकि दोस्तों रचनाएं हमारे लिए बिल्कुल नई हैं। और जो हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्यशास्त्र के टॉपिक है, रसछंद अलंकार आदि और हिंदी व्याकरण, ये दोस्तों हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। लेकिन रचनाएं हमारे लिए बिल्कुल नई हैं, इसलिए हमने दोस्तों सबसे पहले रचनाओं का अध्ययन करना शुरू किया था कि सबसे पहले रचनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का विकास, काव्य शास्त्र के जो टॉपिक है, रसछंद अलंकार, काव्य शक्ति, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और हिंदी व्याकरण, ये हम दोस्तों पढ़ेंगे। ये हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा। तो उसी क्रम में दोस्तों रचनाओं के क्रम में हमने हमारे पाठ्यक्रम में सबसे पहले 6 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो सभी 6 कहानियों का हम दोस्तों अध्ययन कर चुके हैं पूरे विस्तार के साथ में, और वीडियो भी डाल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमने उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में 3 लगे हुए हैं। 3 में से दोस्तों हमने गोदान उपन्यास का पूरे विस्तार से अध्ययन कर लिया है, वीडियो भी उपलब्ध है प्लेलिस्ट में। उसके बाद दोस्तों मैलांचल उपन्यास हमने शुरू किया था। तो मैलांचल उपन्यास दोस्तों खंडों में विभाजित है। तो मैलांचल उपन्यास दोस्तों हमने पहला जो खंड है मैलांचल उपन्यास का, वो 44 पहला खंड है जो, तो 44 अध्यायों में है दोस्तों। तो सभी 44 अध्याय दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पहले खंड के। अब दोस्तों हम दूसरा जो खंड है मैलांचल उपन्यास का, उसके दोस्तों आज हम 5वें खंड का 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। दूसरे खंड के 4 अध्यायों का अध्ययन हम कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में दोस्तों आप लोग जाइए, और वहाँ पे सबसे पहले जो आज अगर अभी लोग आप देख रहे हैं लगातार तो ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक मैलांचल उपन्यास के पहले खंड के 44 अध्याय नहीं देखे हैं और दूसरे खंड के 4 अध्याय नहीं देखे हैं, तो पहले उनका अध्ययन करिए, तब आप लोगों के आज का वीडियो समझ में आएगा और मज़ा आएगा पढ़ने में। इसलिए आप लोग शुरुआत अगर आज से कर रहे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए। सभी वीडियो में दोस्तों प्लेलिस्ट पूरे सीरियल से बनी हुई है, और क्रम से दोस्तों सभी वीडियो में लिखा हुआ है खंड 1 मैलांचल उपन्यास, खंड 1 अध्याय 1 2 3, इस तरह करके सभी वीडियो में लिखा हुआ है। तो उस तरह दोस्तों अध्ययन करिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टीयर 3.0 का एग्ज़ाम दोस्तों 20 मार्च के लगभग संभावित है। तो इसलिए दोस्तों आप एस्टेट का पेपर पहले हो से जाएगा, इसलिए एस्टेट का दोस्तों पेपर के लिए फरवरी में ही हो जाएगा एस्टेट का पेपर। इसलिए अपनी स्पीड जो है तो बढ़ा दीजिए दोस्तों पढ़ने की। हमारी स्पीड तो बहुत तेज़ है पढ़ाने की, लेकिन आप लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं स्पीड से। इसलिए प्रतिदिन दोस्तों 2 4 10 वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में जाके। सबसे पहले रचनाओं का अध्ययन करिए, उसके बाद दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास का हम एक वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे, काव्य शास्त्र पढ़वाएंगे और हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। तो दोस्तों तैयारी अपनी मजबूत किए रहिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर बीपीएससी 3.0 मार्च में 20 मार्च तक संभावित तिथि जो बताई जा रही है, तो एस्टेट का पेपर दोस्तों फरवरी में ही हो जाएगा। इसलिए तुरंत एस्टेट का सिलेबस पूरा करिए, उसके बाद बीपीएससी 3.0 में लग जाइए हमारे साथ तैयारी में। तो चलिए दोस्तों समय नहीं बर्बाद करते हैं, आते हैं अपने विषय वस्तु पर सीधे। आज हम पढ़ेंगे मैलांचल उपन्यास का दूसरे खंड का 5वां अध्याय से। बावन दास को आज अपने पर भी प्रतीत नहीं होता है। बावन दास को आज अपने पर भी प्रतीत नहीं होता है। बालदेव जी कहते हैं चित्त चंचल हो गया है बावन दास का, और थोड़ा भरम भी गया है। बस सिर्फ गांधी जी पर भरोसा है बावन को। बापू सब पार लगावेंगे। बहुत 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 कठिन परीक्षा में बापू अकेले सबको संभाल लेंगे। जय बाबा बापू। लेकिन उसके दिल में ना जाने क्या समा गया है कि हर बात का खराब रूप ही पहले देखता है। संदेहात्मक दृष्टिकोण से ही वह सारी दुनिया को परखता है। बापू ने चिट्ठी का जवाब दिया है। भगवान बावन दास जी, आप ही धीरज छोड़ देंगे तो भक्तजनों का क्या होगा। बापू के प्रणाम। बावन हंसते हुए कहता है, गंगुली जी, बापू को देखिए, अब हम क्या करें। मन में संदेह होता है, दिन उदास हो जाता है, फिर आदमी को अपने काम पर भी विश्वास कैसे हो। बापू से पूछते हैं तो दिल लगी में ही टाल देते हैं। लिखते हैं कि आप धीरज छोड़ दीजिएगा। अरे छलिया रे, जन्म जन्म छल करके ठगा, कभी राम अवतार तो कभी कृष्णा अवतार और कभी बावन अवतार। गांगुली जी चट से कह देते हैं, धत आप भी तो हो। बहुत दिनों के बाद आज ही बावन ऐसा दिल खोलकर हंसा है। बावन दास जब दिल खोलकर हंसता है तो उसकी आंखें
खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और तब ऐसा लगता है कि मानो एक बड़ा सा सेलुलाइड का खिलौना हिल रहा है। बावन अवतार, रावण अवतार, यह चलित्र रावण का अवतार बनकर आया है। भाई सुनो, सुने हो या नहीं, हसलगंज के हरखू थेली के घर में डकैती हो गई। अरे ये दोस्तों क्या हो गए, देखिए फिर देखिए, हसलगंज के हरखू तेली के घर में डकैती हो गई। ओए कब? सूराज उत्सव की रात में ही बंदूक वाले थे, घवेल तो नहीं हुआ कोई। दो खून। अय सुमृत दास बेतार अभी तुरंत कटिहार से आया है। बात यह है कि हसलगंज के हरखू तेली की कंजूसी के बारे में तो सभी जानते ही हो। चलित्र कर्मकार या भगवान जाने कौन था, सो एक दिन ठीक दोपहर को उसके दरवाजे पर आया। पानी पीने के लिए मांगा तो सुनते हैं कि पैसा मांगा, लेकिन सहुआइन कहती है दुकान पर जलपान करके हाथ मुंह पोंछ के जाने लगा तो हम पैसा मांगा। बोला कि तुम्हारे यहाँ एक गिलास पानी पियेंगे तो पैसा मांगोगी। भाई हम भी सुनती उड़ती बात कहते हैं, खाटी हाल एक दो दिन में खुद और हो जाएगा। सुनते हैं कि सुराज उत्सव की रात में एक दर्जन लोगों को लेकर पहाड़िया घोड़ा पर सवार होकर आ गया। आते ही बोला, कहाँ सहुआइन, पूड़ी बनाओ। नहीं बनाएगी कैसे? हाथ में राइफल बंदूक लेकर दो दो आदमी सहुआइन के अगल बगल में एकदम तैयार। हरखू शाह को चारों ओर से घेर कर चौकी पर बैठाया और कहा कि रमेन पढ़ो। गांव में दो आदमी चले गए, लोगों से कहा कि हम लोग हरखू शाह की लड़की को देखने आए हैं। क्या कहा कि हम लोग हरखू शाह की लड़की को देखने आए हैं। सुबह होते होते सब काम फिनिश। जहाँ जहाँ मिट्टी के नीचे घड़ा गाड़ कर रखा था सब खोद लिया। एक जगह खोद कर गिनता था और हिसाब करके कहता था, नहीं और है, बताओ बुढ़े, नहीं तो चढ़ाओ इसको चूल्हे पर, ढालो ऊपर से किरासीन तेल। सहुआइन तो रात भर पूड़ी छानती रही और मिठाई बनाती रही। सुनते सहुआइन बीच बीच में कहती थी, अरे बेटा, तीरथ करे खातिर कुछ रख ली है, कुछ छोड़ दी है। उसको 1000 रुपया दे दिया। हरखू शाह को कहा कि तुम 8 साल से एक ही धोती पहन रहे हो, तुमको रुपए नहीं क्या जरूरत है। जमाना लोगों को देह पर हाथ भी नहीं दिया, सुनते हैं, मगर जाते जाते 2 खून कर दिया। सुमृत दास बात करते करते चारों ओर देखते हैं, क्यों कहते कहते रुक क्यों जाते हैं। आज फिक्स हंसते भी नहीं है, मुंह बड़ा चटपटाया हुआ देखते हैं। क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं देखा। सुनते हैं कि झड़ी लगाए हुए हैं। आखिर असल बात क्या है? अरे दास जी, कोई प्राइवेट बात नहीं, प्राइवेट बात कुछ नहीं, दंगा हो रहा है। सुनते हैं दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, पटना, सब जगह हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रही है। गांव के गांव साफ आग लगा देते हैं। सुमृत दास हाथ में लोटा लेकर दिशा मैदान की ओर चले जाते हैं। बालदेव अनशन करेंगे, क्यों, क्या बात हुई इस बार? बालदेव जी कहते हैं, प्यारे भाइयों, हम अभी डॉक्टर साहब के बेतार में खबर सुनकर आ रहे हैं। अंधेर हो गया, एकदम सब पगल आ गया। मालूम होता है गांधी जी खिलाफत के जमाना से ही कह रहे थे, हिंदू मुसलमान भाई भाई। तिवारी जी भी गीत में आज से 15-20 साल पहले कहीं है, अरे चमके मंदिरवा में चांद, मस्जिदवा में बंसी बजे, मिली रहू हिंदू मुसलमान, मान अपमान तजो। सो गांधी जी की बात काटकर जो लोग यह सब अंधेर कर रहे हैं, वे भी एक दिन अपनी गलती मान लेंगे। गांधी जी अनशन करेंगे शायद। आजकल नुआखली गए हैं। नुआखली दोस्तों, नुआखली में दंगे हो रहे थे, तो नुआखली आजकल नुआखली गए हैं। अभी बावन दास आया है पुरैनिया से, बोलता है कि गांधी जी ने रामलाल बाबू को नुआखली बुलाया है। किसको बुलाया है? गांधी जी ने रामलाल बाबू को नुआखली बुलाया है। गांधी जी ने शिवनाथ चौधरी को चिट्ठी दिया कि सन 30 में गांधी आश्रम में जो आदमी पुरैनिया से आया था उसको नुआखली भेज दो, रन पढ़ेगा। रामलाल बाबू जब गा गा कर रामायण पढ़ने लगते हैं तो सुनने वालों की आंखों से वह खुद ही लोर ढरने लगता है। जोतकी काका आजकल बहुत चुप रहते हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर वह कुछ नहीं बोले, यह कैसे हो सकता है? उनकी राय है कि यह सब सिर्फ सूरज का नतीजा है। जिस बालक के जन्म लेते ही माँ को पक्षाघात हो गया और दूसरे दिन घर में आग लग गई, वह आगे चलकर और क्या क्या करेगा देख लेना। कलयुग तो अब समाप्ति पर है।
ऐसे ऐसे ही लड़ झगड़ कर सब शेष हो जाएंगे। अब लोग सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस में भी दरखास्त फरियाद लेकर आते हैं। जुमराती मियाँ रोता हुआ आया है, सुमृत दास ने उससे 5 रुपया छीन लिया है। काली बाबू जुलुम, अब गरीब लोग कैसे रहेंगे? अच्छा अच्छा, आज शाम को यही पार्टी ऑफिस में रहिए, रात को हम आपकी पंचायती कर देंगे, कालीचरण विश्वास दिलाता है। कामरेड वासुदेव, सुमृत दास को बुला लाओ। तो शाम को कालीचरण गंभीर मुद्रा बनाए हुए है। मच मच मच, वासुदेव कल पुरैनिया से लौटा है, भाटा कंपनी का जूता खरीदा है। भाटा नहीं दोस्तों, बाटा कंपनी, बाटा को भाटा कहते हैं। तो भाटा कंपनी का जूता खरीदा है 24 रुपये में। तो दोस्तों किसने खरीदा है? वासुदेव कल पुरैनिया से लौटा है, भाटा कंपनी का जूता खरीदा है 24 रुपये में। चलने के समय मच मच बोलता है, रात में भी आंख पर धूप छाहा, काला चश्मा लगाकर, पजामा कुर्ता पहनकर, जूता मचमचा कर चलने के समय थोड़ा नशा जैसा लगता है। परेड करते हुए चलने का मजा आ जाता है। वासुदेव स्टेशन पर पान बीड़ी सिगरेट वालों की तरह बात को ऐंठ कर आवाज गहरी करके पुकारता है, सो मरे ट्रेड्स। सुमृत दास की पीली चमक गई होगी। वासुदेव मन ही मन हंसता है, सा योम रेट ड्रेस, एक छोटी सी छपरी में किधर छिपेंगे दास जी? वासुदेव ने पहले ही देख लिया है, वह उसे हाथ पकड़कर घसीट लाता है। सुमृत दास थर थर काँप रहे हैं। हजूर दुहाई, बेतार बुलाहट है। वासुदेव हंसते हुए कहता है, कौन कौन वासुदेव है? हम समझे कि दरोगा साहब हैं। वाह, खूब डराया, अलबत्त बोली सीखे हो बाबू, होनी ही चाहिए। देश विदेश घूमते हो तुम लोग, किसने बुलाया है? कालीचरण ने। अच्छा, एक बात बहुत दिन से पूछते पूछते भूल जाते हैं, कहो तो तुम्हारी पार्टी में भी 2 पार्टी हैं क्या? कहे पहले बताओ तो। सुमृत दास फिक से हंसता है, नहीं पहले आप बताइए। वासुदेव कम जिद्दी नहीं। यही कालीचरण एक दिन बोल रहा था कि सेक्रेटरी साहब वासुदेव पर विश्वास नहीं करते हैं। हम बोले कि वासुदेव में तो कोई डिफेक्टर नहीं। तो बोला कि दास जी आप क्या जानिएगा भीतरी बात, इसीलिए पूछते हैं कि। अरे हाँ हाँ दास जी, हम समझ गए। असल में कालीचरण है धर्मपुरी जी की पार्टी का। धर्मपुरी जी भी सोशलिस्ट पार्टी में ही है, मगर हमारा सेक्रेटरी साहब के सामने वह कुछ नहीं है, एकदम ठंडा ख्याल के आदमी है। सभी से हंस हंस कर बोलेंगे, कांग्रेसियों के साथ बैठकर दुकान में दही चूड़ा खाते हैं। अब सोचिए कि यह फलाहार करने वाले आदमी इस क्रांति पार्टी में कैसे? आप ही सोचिए दास जी। ओहो, यह बात है। सुमृत दास गंभीर होकर कहता है, वाजिब बात है। हाँ, और यह कालीचरण जी उन्हीं की पार्टी में है। फिर फिसफिसाकर कहा, मंगला देवी के साथ आजकल ऐसा रसलीला होता है कि क्या कहेंगे। यही सब बात हम सेक्रेटरी साहब से बोले। कालीचरण को सेक्रेटरी साहब ने डांटा है, इसलिए ऐसा बोलता होगा। देखिए ना, इसी बार मजा लगेगा सम्मेलन में जाने के समय। ओ हाँ भाई, हर जगह यह पार्टी बंदी ठीक नहीं, लेकिन आखिर एक हद है। धर्मपुरी जी के बारे में तुमने जैसा कहा, वैसा आदमी क्रांति पार्टी में कैसे रह सकता है? वाजिब बात, अलबत्त बोलता है तुम्हारा सेक्रेटरी किशन कांत जी, गर्मा गर्म। तो सेक्रेटरी दोस्तों कौन है? किशन कांत जी, गर्मा गर्म। बोलने के समय बाह जब मरोड़ता है तो लगता है कि अच्छा हाकिम का परवाना क्यों जारी हुआ है, क्यों बुलाहट है। अरे वही जुमराती मियाँ ने ना जाने क्या क्या कहा है जाकर। बोलता है कि रुपया छीन लिया है। वासुदेव आंख पर काला चश्मा चढ़ाते हुए कहता है, मुसलमानों का क्या विश्वास, समझो जरा। सुमृत दास फिक से हंसकर कहता है, समझने की बात है, मैं जाकर कह दूंगा कि घर पर नहीं है। कोई लाट साहब थोड़ी है जो लोग हाथ बांधे खड़े रहेंगे। हम किसी का परवाह नहीं करते। वासुदेव पैकेट से सिगरेट निकालकर दिया सलाई के डब्बे पर ठोंकता है। दिन भर हम लेक्चर झाड़ते रहे हैं, सिगरेट मत पियो, अंडा मत खाओ, और भीतरे भीतर वासुदेव माचिस जलाकर सुलगाने लगता है। दिया सलाई की रोशनी चश्मे के दोनों शीशों पर चमक उठती है। काले चश्मे पर जलती हुई माचिस। सुमृत दास के सारे देह में एक सिहरन दौड़ जाती है, रोए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह हंसते हुए कहता है, डूबकर पानी पियो, एकादशी का बाप भी ना जाने। वासुदेव धुएं का गुब्बारा छोड़ते हुए खांसता है। दारू की महक सुमृत दास की आंखें चमक उठती हैं। वासुदेव बाबू, कुछ नेपालिया माल आया है क्या?
जरा हमको भी तो चखाओ। औल रेट कल चखावेगा लाल सलाम मच 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 मच। अब दोस्तों हम देखेंगे छठवां अध्याय दूसरे खंड का मैलांचल उपन्यास के। तंत्रीवा टोली में आज घमाघम गरम पंचायत हो रही है। बहुत दिनों की बंदिश है कि पंचायत में कोई भी घर की बोली नहीं बोले। काहे कुहे यानी कचहरी मुगलाही कचहरी में बोली जाने वाली उर्दू जितना बोल सको अच्छा है। पंचायत में कोई हटा नहीं सकता। नौजवानों के दल ने रमपियरिया के दासिन होने का घोर विरोध किया है। खेल बात है, जात है कि ठट्ठा है। जब जिसका मन हुआ किसी की रखेलिन बन गई, दासिन बन गई, रंडी बन गई। आज गर्भू भी गर्म होकर बोलता है। पंचायत में सबों को बोलने का हक है। ये दोस्तों दासिन हो रमपियरिया जो है तो उसकी क्या कहते हैं रामदास की रखेलिन बन गई है, तो उसको है कह रहे हैं रमपियरिया को दासिन। पंचायत में सबों को बोलने का हक है, इसीलिए घमाघम पंचायत हो रही है। कहाँ है रमपियरिया की माए? सबों की निगाह टट्टी की आड़ में खड़ी औरतों पर जाती है। रमजू दास की स्त्री खखार कर गला साफ करती है। रमपियरिया की माए को क्या कहते हैं? तुम मत बोलो, धान न बोले बोले भूसा टन। हम बोलेंगे ही। रमजू दास की स्त्री उठ खड़ी होती है। लगता है आज 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 मारपीट भी होगी। कहाँ उचित और नोखे छड़ीदार काहे बने हो? हाँ मारने कहो छड़ी, जो न छड़ी से पीटे वह दोगला का बेटा। रमपियरिया की माए के मुंह में बोली नहीं है तो आज घोंघी का भी मुंह खुला है। रमपियरिया जवान है, उसके जो जी में आवे कर सकती है। पंचायत में तो बड़ा फड़फड़ करते हो गर्भू। रमपियरिया तो तुम्हारी भतीजी लगेगी ना? बोल खोल दे बात। 7 बेटे का बाप है छित्तन। इससे पूछिए कि रमपियरिया की माए के मचान पर दिन रात भूख पियास भूल कर पेट के बल क्यों पड़ा रहता है? यही इंसाफ है? अरे जवान जहान की बात हो तो कहा जा सकता है। एक दिन पैर भंस बहक जाना गया। इस घर घुर घुर बूढ़े की यह चाल। चुप रहो ए चुप। कहाँ छित्तन? सिर में तो अब एक भी काला बाल खोजने पर मिलेगा नहीं। और यह तेजी काहे जी छित्तन? क्या कहती है रमपियरिया की माए? छित्तन का तो तरा हुआ तोतला बेटा गर्म हो जाता है। मुंह संभाल कर बोलो। मारो पकड़ो ए लगाओ गले में कपड़ा, मारो झाड़ू ऊपर से शान दिखाता है। नोखे और उचितदास छड़ीदार है। पंचायत जब घमाघम होने लगती है तो वे दोनों छड़ी हाथ में लेकर नाचते रहते हैं। नोखे और उचितदास छित्तन को पकड़कर गले में कपड़ा लगा देते हैं। महंगू दास, चथरू, मुसहरू, अनूप और घोतन बीच बिचाव करते हैं, मारो मत। सभी बूढ़े एक तरफ हैं। एक आवाज आती है। अब रमपियरिया की माए के बदले छित्तन दास की पंचायती होती है। छी छी, लाज से डूब मरने की बात है। इस बार 5 ही रुपया जुर्माना हुआ, सस्ते छूट गए। छित्तन दास को 5 रुपया जुर्माना हुआ है और उसके तोतरा हुआ बेटा को 5 बार कान पकड़कर उठने बैठने की सजा। नोखे गिनता है 1 2 3 4 5। बस रमपियरिया की माए को एक शाम भोज देना होगा। महंत साहब जात ले रहे हैं तो भात दे। क्या कहती है रमपियरिया की माए? देगी तब ठीक है। बोलिए पंच परमेश्वर क्या विचार? जो 10 का विचार। 10 का विचार हो गया। रमपियरिया दासिन बन सकती है। जाति का बंदिश में जरा ढील देने से सब गड़बड़ा जाता है। इसी तरह बराबर पंचायत होती रहे तब तो अभी यह भोज तो फोकट में चला जाता हाथ से। रमजू की स्त्री रमपियरिया की माए के आंगन में बैठी समझा रही है रमपियरिया को। जब दूध की थाली और मालभोग केला खाकर आंख पर चर्बी चढ़ जाएगी तब मौसी को पहचानोगी भी नहीं। महंत से कह देना जोड़ा साड़ी से कम नहीं चलेगा। दही खिलाने से बाकी मोजार नहीं होगा। कंठसर एक गहना लेकर छोड़ेंगे। रमपियरिया हंसती है। उनको तो जो कहेंगे करेंगे, मगर कोठारिन कैसी पगली है रे? कोठारिन वह कैसी? अब तो कोठारिन तू है। इसी मुंह से मठ पर रहेगी रे। लक्ष्मीनिया को कम मत समझो। उसका जहर चौथा विषदंत यदि नहीं उखाड़ सकी तब तो तुम्हारा महंत सब दिन खंजड़ी बजाकर फटकनाथ गिरधारी गाता रहेगा पगली। इसी लुरमुंह से
सुनती है रे रमपियरिया, कहाँ गई उठकर? शायद महंत आया है, उसकी माँ पुकारती है। साहेब बंदगी हो महंत, पिछवाड़े में अब काहे छुपे हो? अब तो तुम अपने आदमी हुए, इधर आओ। रमजू की स्त्री आंख टीप कर मुस्कुराती है। महंत साहब रमपियरिया के साथ केला बाड़ी से निकल कर आंगन में आते हैं। पीढ़ी दोरे, बैठिए। जात वाले तो भात मांग रहे हैं, हमने तो कबूल लिया है। रमपियरिया की माए चिलम फूंकते हुए कहती है। लक्ष्मी से पूछेंगे, महंत साहब आंखें नीची करके कहते हैं। रमपियरिया की माए अब उनकी सास है, सास के सामने जरा लिहाज से बातें करनी चाहिए। क्या बोलें? रमजू की स्त्री फटे कनस्तर की तरह झंझना उठती है। लक्ष्मी से पूछेंगे? रमपियरिया की माए, सुनते हो, हम कहा था ना, उसने तो इनको भेंडा बना दिया है। अरे महंत साहब, लक्ष्मी कौन होती है जो आप उससे पूछिएगा? नहीं, वह बोली है। महंत साहब बुरा मत मानिएगा, आप हिजड़ा है। रमजू की स्त्री जाने के लिए उठ खड़ी होती है। रमपियरिया को लक्ष्मीनिया की लौंडी बनावेंगे महंत साहब, हम सब समझ गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डमपियड़ी जो कहेगी वही होगा। रामदास जी के दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। डमपियड़ी जो कहेगी, महंत साहब हर बात में अब कहते हैं। जाने डमपियड़ी। रमपियरिया क्या कहती है? लक्ष्मी कुढ़ जाती है, साल भर तो उसे मटके नेम टेम सीखने में ही लग जाएंगे। हाथ की सभी अंगुलियों को सही सही गिन भी नहीं सकती, और उसके पास जन्म मजूरी का हिसाब है। सदगुरु हो, सदगुरु हो। जिस दिन से रमपियरिया मठ पर दासीन होकर आई है, लक्ष्मी का मुंह हांडी की तरह लटका रहता है। महंत रामदास सब कुछ समझते हैं। रमपियरिया को मजूरों की मजूरी का धान नापने को कहते हैं। महंत साहब नहीं जानती है हिसाब किताब, तो समझा दो, सिखावेगी पढ़ावेगी तो कुछ नहीं, बस खाली लचकर झाड़ती रहेगी। मैं लचकर झाड़ती हूँ? सदगुरु हो, मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। अरे अभी उसकी देह में एक मन साबूत धंसो, तब कहीं उसके शरीर में प्याज लहसुन की गंध कम होगी। भोर को उठना सिखाओ, मुंह तो कभी धोती भी नहीं है। बिगड़ी पीती है डोल डाल, नित्य क्रिया से आकर नहाती भी नहीं है। जूठे हाथ से बीजक उठाती है। मैं क्या सिखाऊं पढ़ाऊंगी? तुम क्या कहते हो? आंचल में चाबी लटकाए बिना कुछ नहीं सीख सकती? तो लो ना चाबी अपने भंडार की, मुझे चाबी लटकाने का शौक नहीं है। जानते हैं सतगुरु। लक्ष्मी झन से चाबी का गुच्छा फेंक देती है। महंत रामदास देखते हैं, यह तो सिर्फ गोदाम घर की चाबी है, संदूक की चाबी कहाँ है? चाबी काहे फेंकती हो? बात बात में इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलेगा? महंत साहब गंभीर होकर कहते हैं, तुम मेरी गुरु माई हो, डमपियड़ी को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है। देह का मैल भी मैं ही छुड़ा दूंगी, कपड़ा मैं ही साफ कर दूंगी। 10 दिन भी नहीं हुए हैं, गद्दी घर बीजक और महंत के रहने का कमरा की दीवार पर थूक खखार की ढेरी लग गई। अधजली बीड़ी के टुकड़ों के घर भरा हुआ है, वह भी मैं साफ करूंगी। अब यह मठ नहीं, सुअर का खुहार है, खुहार। तुमको डमपियड़ी के देह का मैल छुड़ाने के लिए कहेंगे, हम पागल नहीं हैं। तुम बाबू बालदेव की गर्दन की मैल छुड़ाओ, महंत रामदास क्यों छोड़ देंगे? सच्ची बात तो लोग अपने बाप के मुंह पर भी कह देते हैं। बालदेव जी का नाम मत लो। क्यों नहीं लेंगे? मठ को सुअर का खुहार बनाया कौन? मैंने बनाया है। हाँ, तुमने बनाया है। मेरा भीतर जल रहा है, बात मत बढ़ाओ। भीतर जलता है तो मार का ठंडा कर लो। मार पीट का नाम सुनकर बालदेव जी कैसे चुप रहे? हिंसा बात का डर है। महंत साहेब, कोठारिन जी, शांति शांति से सब बात कीजिए। आहा, कोठारिन से कोठारिन। रमपियरिया को बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है। वह किवाड़ की आड़ से निकल आती है और हाथ चमका चमका कर कहती है, रोज आध पहर रात को कोठारिन की कोठरी खुलती है, संदूक की चाबी कहाँ है? गुमाद घर में है क्या? सब तो बेच बाँच कर छुट्टी कर दिया। लक्ष्मी के नथने फड़कने लगते हैं। लगता है किसी ने बांस की पतली छड़ से उसकी पीठ पर सपाक से मार दिया। 12 बजे रात को कोठारी खुलती है, सब बेच बाँच कर छुट्टी कर दिया। सदगुरु हो, किस पाप का दंड दे रहे हो प्रभु? रामदास, अपनी फेकसियारी लोमड़ी की एक जाति का मुंह बंद करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या चाहते हो तुम लोग? संदूक की चाबी के लिए कलेजा ऐंठ रहा है तो ले लो। लक्ष्मी संदूक की चाबी भी फेंक देती है।
रमपियरिया अब गद्दी घर से बकर बकर कर रही है। अलबत्त बोल सकती है। रमपियरिया लौंगी मिर्चा की तरह वह तेज है। उसकी बातें सुनकर देह लहरने लगता है। बात में भी ऐसी झाल, लड़ी मरे बरदा बैठल खाए तुरंग। दिन भर बैठकर महात्मा जी कहता है बालदेव। कभी एक लोटा पानी भी किसी पेड़ में दो तो समझे कि हाँ, सुबह से शाम तक ऐना ककाही लेकर महारानी सिंगार पटार करेगी। यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं। मेरे देह में मैल है, मन में नहीं। ऊपर से तो गमकौआ साबुन और चंपा चमेली का तेल लगाती हो भीतर। राम राम। रात भर मुंह में मुंह सटाकर सोने वाली भोर में मुंह धोकर शुद्ध तो नहीं हो सकती। नट्टिन कस बिन रमपियरिया बड़बड़ा रही है। डम्पियाड़ी बेसी मत बोलो, डम्पियाड़ी बेसी मत बोलो, सिर में दर्द हो जाएगा। रामदास जी कहते हैं। ऐसा जानता तो लक्ष्मी दासिन कुछ नहीं बोलती, चुपचाप टकटकी लगाकर नींबू के पेड़ की ओर देखती है। रमपियरिया की एक एक बात तीर की तरह उसके मर्म स्थल में गुथ गई है। गमकौआ साबुन और चमेली का तेल, महंत सेवादास ने उसे यही एक बहुत खराब आदत लगा दी है। बिना साबुन के वह नहा भी नहीं सकती है। मन पवित्र ही नहीं होता है बिना साबुन के। केश रंजन तेल तो सिरदर्द के दिन ही अब लगाती है वह। महंत साहब जब पुरैनिया कचहरी से लौटते तो झोरी में तेल, साबुन, किशमिश, अखरोट और तरह तरह का फल मेवा ले आते थे। कोई भी नई चीज बिकते देखा बस खरीद लिया। महंत सेवादास के साथ सभी तीरस कर चुकी है लक्ष्मी। क्या इसी नरक भोग के लिए? उसकी तकदीर ही खराब है। अब मठ में रहना नरकवास है। छी छी, 10 दिन हुए प्रसाद जरा भी नहीं रुचता है। पानी में मछली की गंध पहले ही रोज लग गई, सो अब पानी पीते ही कै हो जाती है। मठ पर आने के समय रमपियरिया की माए ने ठूस ठूस कर मछली खिला दिया है। सदगुरु हो, सब कुछ करो, पंथ मत भ्रष्ट करना गुरु। वह कल ही अलग हो जाएगी मठ से। महंत साहब उसके नाम से 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का एक बाग लिख गए हैं। तो दोस्तों, महंत साहब क्या कर गए हैं? महंत साहब उसके नाम से 30 बीघा जमीन और कलमी आमों का एक बाग लिख गए हैं लक्ष्मी के नाम। महंत सेवादास दोस्तों, उस पर मठ का कोई अधिकार नहीं। सब एक सप्ताह में ही सदगुरु की कृपा से ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी की आंखों के आगे सपनों जैसी एक दुनिया बस रही है। कलमी आमों के बाग में ठीक बम्बई आम के पेड़ के पास 2 खूबसूरत झोपड़ियां हैं। वह चरखा चला रही है। बालदेव जी बीजक बाँच रहे हैं। बालदेव जी अब आसन तोड़िए। बालदेव जी लक्ष्मी के चेहरे की ओर भाकर भाकर अर्थात भावहीन दृष्टि से देखते हैं। जब जब वह लक्ष्मी को आंखों में खोते हैं, उनका चेहरा ठीक ऐसा ही अर्थ भावहीन हो जाता है। आसन तोड़ना होगा, हाँ आसन तोड़ना होगा, यहाँ धर्म नहीं बचेगा। लक्ष्मी की आंखें डबडबा आती हैं। आरे जोगिया के नग्र बसे मति कोई, ओह संतो जारे बसे जो सो जोगिया होई। डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक। तो अब दोस्तों हम देखेंगे अब हम दोस्तों देखेंगे 7वां अध्याय दूसरे खंड का मैलाचल उपन्यास के। कमली दिन दिन खूबसूरत होती जा रही है। कमली दोस्तों तहसीलदार साहब की बेटी। तो कमली दिन दिन खूबसूरत होती जा रही है। गले में अब 2 रेखाएं ऐसी उभरती हैं कि जो उसके मुखमंडल को और भी आकर्षक बना देती हैं। आंखों में चंचलता नहीं, एक मद है। अचानक देखने पर लगता है कि आंखों में काजल पड़ा है। माँ, अब तुम्हारा डॉक्टर खुद बेहोश होने लगा है। आध घंटे से दीवार की ओर एकटक देख रहा है। कमली अपने कमरे में बाल झाड़ रही है। माँ डांटती है, कमली, डॉक्टर साहब गोल कमरे में बैठे हैं। तो क्या हुआ? कई दिनों से माँ चाहती है कि कमली को कहे इतना हेलमेल अच्छा नहीं, लेकिन अभी उसकी ओर देखते ही माँ ने जाने क्या देखा कि मोम की तरह पिघल गई। दूधिया वर्ण और सुडौल बाहें, लंबे लंबे बाल, सुगठित मांसपेशियां और आंखों में यह क्या? कांप जाती है माँ। यह क्या रे अभागी, हाथ भागिन, आंचल को मैला मत करना बेटी, दुहाई। नहीं नहीं, वह भी कैसी है? उसकी बेटी तो माँ कमला है, वह जो चाहे करे। माँ के होठों पर स्वाभाविक मुस्कुराहट लौट आती है। मालूम होता है तुम्हारा रोग उदर का डॉक्टर ने अपने ऊपर ले लिया है। हो,
डॉक्टर अब हंसी जब्त नहीं कर सकता है। हो कमली पर्दे की आड़ से गला निकालकर इशारे से कहती है, चुप, आप बीमार हैं मालूम। तहसीलदार साहब की खड़ाऊं खटकती है। हंसी सुनकर वे भला कोई और काम कर सकते हैं। डॉक्टर को तहसीलदार साहब के दोनों रूपों के दर्शन हो चुके हैं। जब वह घर गृहस्थी, मामले, मुकदमे, लेन देन, नफा घटी वगैरह की बातें करते रहे तो उनका कोई और रूप देखिएगा। घर में आराम से बैठकर दीन दुनिया की बातें करते समय अथवा रामायण महाभारत, देश विदेश से लेकर घरेलू चीज़ों पर टीका करने के समय किसी और तहसीलदार साहब को आप देखिएगा। हास्य प्रिय, रसिक और कुशल गृहस्थ, भोला भाला इंसान। डॉक्टर को उनके प्रथम रूप से बेहद घृणा है, किंतु दूसरे रूप से के इंद्रजाल में तो वह फंस ही चुका है। क्या बात थी? तहसीलदार साहब हंसी का टटका स्वाद लेने के लिए तुरंत पूछते हैं, कमली की माँ, क्या बात थी? ये दोनों नहीं बतावेंगे? अरे तुम्हारी पगली बेटी के मुंह में जो आता है बक देती है। तुम्हारी बहकाई हुई बेटी अभी कह रही थी। डॉक्टर साहब अब खुद बेहोश हो जाते हैं। अच्छा, तब तहसीलदार साहब मुस्कुराहट को रोकने की मुद्रा बनाकर चाय के प्याले में चुस्की लेते हुए पूछते हैं, तब फिर? माँ हंसी को रोकते हुए कहती है, तो मैंने कहा कि मालूम होता है तुम्हारा रोग उतार कर उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। डॉक्टर साहब भी सुन रहे थे। तहसीलदार साहब की ऐसी हंसी को कमली कहती है, बाबा पछतिया, देर से फलने फूलने वाली पछतिया हंसी हंसते हैं। तहसीलदार साहब भी देखते हैं कमली के स्वभाव में बहुत परिवर्तन हुए हैं। ऐसी बेटी का बाप चुपचाप बैठा है, लाचार है। भगवान, शंकर भगवान, कमली पर कृपा दृष्टि फेरो। डॉक्टर तहसीलदार साहब की बुझती हुई हंसी को गौर से देखता है। यह शायद एक तीसरा रूप है जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। कितना करुण! डॉक्टर साहब माँ 2 प्लेटों में जलपान ले आती है। कमली रेडियो की दीदी से मटर पुलाव सीखकर आई है उस दिन। तो यह ऑल इंडिया रेडियो वाला मामला है। शुरू कीजिए डॉक्टर साहब, देखिए कि मटर की घुगनी को किस सफाई से मटर पुलाव बना दिया है। कुछ भी हो, ख्याली पुलाव से तो अच्छा है। डॉक्टर कमली की ओर हंसते हुए देखता है। हो, हंसी खुशी के इंद्रजाल में फंसकर डॉक्टर अपने कर्तव्य की अवहेलना तो नहीं कर रहा है। वह कभी कभी रुककर सोचता है, वह जो कुछ भी कर रहा है उसके विरोध में हृदय के किसी कोने का तार बेसुरा तो नहीं बज रहा है। नहीं, वह जो भी कर रहा है, सही हो या गलत, अच्छा लगता है उसे। प्यारू ने कई बार कहा है, आंगन की ओर खुलने वाली खिड़की पर भी पर्दा रहना चाहिए। नंगी सी लगती है यह खिड़की। डॉक्टर प्यारू को इसलिए इतना प्यार करता है। कमली अब रोज डॉक्टर के यहाँ आती है। मौसी कहती थी कि तू गलत कर रही है, तुम दोनों गलत कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा, सोचा है कभी? क्या होगा इसके बाद डॉक्टर, कहो तो? कमली आम के फांकों जैसी आंखों से मधु ढालते हुए पूछती है, कहो तो डॉक्टर, क्या होगा? क्या होगा? जो भी होगा बुरा ना होगा। तुम हमेशा मेरे पास नहीं रह सकते। फिर पागलपन। डॉक्टर, तुम जिन तो नहीं? जिन? क्या जिन? जिन एक पीर का नाम है। वह कभी कभी मन मोहने वाला रूप धरकर कुमारी और बेवा लड़कियों को भरमाता है। गरीब से गरीब को धनी बना देना उसकी चुटकी बजाने भर की बात है। जिस पर बिगड़े बर्बाद कर दे, जिस पर ढरे उसे निहाल कर दे। कमली के गले की दोनों नई रेखाएं जल्दी जल्दी बनती बिगड़ती हैं। वह डर तो नहीं रही, वह डॉक्टर को पकड़ लेती है। क्यों झूठ मूठ डरने लगी? फिजूल की बातें भरे रहती है वो दिन दिमाग में। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। यदि तुम जिन भी रहो तो मैंने तुमको जीत लिया है। इतना भरोसा? डॉक्टर कमली की आंखों में चमकते विश्वास का स्पष्ट रूप देख लेता है। कमला निरोग है, स्वस्थ है। कमला, तुम बाहों पर उस दिन कौन सा जेवर पहनकर आई थी? अब क्यों नहीं पहनती? बाजू? क्यों? ग्वालिन जैसी लगती थी ना, गोकुल की ग्वालिन। कमली ठठाकर हंस पड़ती है। इसी को रासलीला कहते हैं। देखते हो, अभी दोपहर रात को डॉक्टर का नेगड़ा नौकर लेट भुकभुकाता हुआ तहसीलदार की बेटी को घर पहुंचाने जाता है। शादी ही क्यों ना करा देते हैं। एकदम साहेब मैम। डॉक्टर साहब भी कैसा आदमी है? डॉक्टर साहब कैसा आदमी है? अगमू चौकीदार से
कटहा थाना के नए दरोगा पूछते हैं, हुजूर अच्छा आदमी है मगर क्या रे? साला आधा बात बोलता है बचट, आधा बात पेट में रखता है। साले हमको चिन्ह लो, हम दूसरे जिला के नहीं, हमारा घर इसी जिला में है, जानते हो ना। हमने साले बात छिपाते हो, हमसे साले बात छिपाते हो क्या? मगर नए दरोगा साहब जल करते हैं, हवा को भी गाली देते हैं। साला रात में बचट ऐसा हवा बहता था हवलदार साहब कि नींद तो बूझिए कि बोझ दिया। हवलदार साहब जरा वह फाइल दीजिए तो देखें क्या क्या सब पूछा है। नया नया पार्टी होता है, साला हम लोगों को जान जाता है। दरोगा साहब नई उम्र के हैं, कहते हैं कि इस जिले के पहले 5 दरोगों में से एक हैं। बातें करते समय वह यह कहना नहीं भूलते, साहब मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी जिले का हूँ, हर मौके पर इसका बढ़िया इस्तेमाल करता हूँ। मैं यदि 1 पैसा खा भी लूँगा तो इसी जिले में रहेगा। दरोगा साहब ज़बरदस्त गलतफहमी से परेशान रहते हैं। बाहर के जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन्हीं के हिस्से का सुख मौज लूट रहे हैं। फारबिसगंज के नौतुरिया नेता छोटन बाबू जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हुए हैं। तो कौन हुए हैं दोस्तों सेक्रेटरी? फारबिसगंज के नौतुरिया नेता छोटन बाबू जिला कांग्रेस के सेक्रेटरी हुए हैं। लिखा है यह डॉक्टर कम्युनिस्ट पार्टी का है। दरोगा साहब ने अस्पताल को चारों ओर से 1 दर्जन सिपाहियों से घिरवा रखा है। आपका घर असल में कहाँ है? दरोगा साहब हैरान होकर पूछते हैं। विराटनगर तो नेपाल में है। आप नेपाली हैं? नहीं, तब आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं दरोगा साहब? मैं जो कुछ भी कहता हूँ लिखते जाइए, सो लिखते जाइए। वाह, आखिर क्या लिखें? मैं जो कुछ भी जवाब देता हूँ। तहसीलदार साहब पसीने से तरबतर हो रहे हैं। प्यारू का मुंह सूख गया है, लेकिन आश्चर्य, कमली पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। डॉक्टर को कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। कमली को दृढ़ विश्वास है। दरोगा साहब डॉक्टर को 2 बात में ही पहचान गए हैं। अजीब किस्म का आदमी है यह डॉक्टर। सुमृत दास बेतार से आज बच्चा पूछता है। सुमृत दास, डॉक्टर साहब ने क्या किया है जो दरोगा साहब पकड़ने आए हैं? घूस लेने की शिकायत तो नहीं किया है किसी ने? देखो ना जी, बड़ा खराब है यह दुनिया, किसी का विश्वास नहीं। रमेन में कहा है ना, विष रस भरे कनक घट जैसे। यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। जोतकी जी ठीक ही कहते हैं, जर्मन वाला का CID है यह डॉक्टर। यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमज़ोर करने का काम करता है। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है यहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हैं, उसी पार्टी का आदमी है। इस दरोगा की हरकतों पर डॉक्टर को ताजुब होता है। बार बार कहता है, हम इसी जिले के हैं, बेवकूफ़ों की तरह सवाल करता है। तो दोस्तों, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं दरोगा साहब? मैं जो कुछ भी चाहता हूँ लिखते जाइए, सो लिखते जाइए। वाह, आखिर क्या लिखे? मैं जो कुछ भी जवाब देता हूँ। तहसीलदार साहब पसीने से तरबतर हो रहे हैं। प्यारू का मुंह सूख गया है, लेकिन आश्चर्य, कमली पर इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। डॉक्टर को कुछ नहीं हो सकता, कोई बात नहीं है। कमली को दृढ़ विश्वास है। दरोगा साहब डॉक्टर को 2 बात में ही पहचान गए हैं। अजीब किस्म का आदमी है यह डॉक्टर। सुमृत दास बेतार से आज बच्चा पूछता है। सुमृत दास, डॉक्टर साहब ने क्या किया है जो दरोगा साहब पकड़ने आए हैं? घूस लेने की शिकायत तो नहीं किया है किसी ने? देखो ना जी, बड़ा खराब है यह दुनिया, किसी का विश्वास नहीं। रमीन में कहा है ना, विषरस भरे कनक घट जैसे। यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। जोतकी जी ठीक ही कहते थे, जर्मन वाला का CID है यह डॉक्टर। यहाँ के लोगों को सुई भोंक कर कमज़ोर करने का काम करता है। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है यहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी सुनते हैं, उसी पार्टी का आदमी है। इस दरोगा की हरकतों पर
डॉक्टर को ताजुब होता है, बार बार कहता है हम इसी जिले के हैं। बेवकूफ़ों की तरह सवाल करता है, आपको बहुत लड़कियों से ताल्लुक़ रहा है? कम से कम 400 लड़कियों के साथ मैं दिन रात रह चुका हूँ। डॉक्टर मुस्कुराता है। 400? दरोगा साहब को जब किसी बात पर अचरज होता है तो उनकी आंखें उल्लू की आंखों की तरह गोल हो जाती हैं। 400 बट्स इतनी लड़कियां कहाँ से मिली? मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। ओ नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि भले घर की लड़कियां। क्यों, हॉस्पिटल में भले घर की लड़कियां नहीं जाती? मेरा मतलब, खैर छोड़िए इन बातों को। कम्युनिस्ट पार्टी वालों से आपका कैसा रिश्ता है? मेरे बहुत से दोस्त कम्युनिस्ट हैं। आपने संथालों को भड़काया, समझाया था कि ज़मीन पर ज़बरदस्ती हमला कर दो। संथालों ने अपने बयान में कहा है। संथाल लोग समय समय पर मुझसे पुराने कागजात पढ़वाने आया करते थे, जजमेंट वगैरह। आप अपनी किताबें दिखला सकते हैं। दरोगा साहब उठकर किताबों की अलमारी के पास जाते हैं। साला सब डॉक्टरी किताबें हैं। चिल्ड्रन ऑफ USSR, लाल रूस लेखक बेनीपुरी, लाल चीन लेखक बेनीपुरी, ये सब तो रूस की किताब है। रूस की नहीं, रूस के बारे में है। दोनों एक ही बात है। दरोगा साहब उस किताब को निकाल कर उलटते हैं मानो किताब के पन्नों में बम छिपा हो। बहुत सतर्क होकर पृष्ठ उलटते हैं। रूस की नहीं, रूस के बारे में। दोनों एक ही बात है। दरोगा साहब उस किताब को निकाल कर उलटते हैं मानो किताब के पन्ने में बम छिपा हो। बहुत सतर्क होकर पृष्ठ पलटते हैं। डॉक्टर साहब गिरफ्त। जुल्म बात। संथालों को डॉक्टर साहब ने ही भड़काया था। गांव में हैजा भी इन्होंने फैलाया था। गांव के लोगों को कमज़ोर कर दिया। हाँ, हैजा की सुई लेने के बाद आज भी जब काम धंधा करने लगते हैं तो आँखों के आगे भगजोगनी उड़ने लगती है। देखने में कैसा बम बोला था, मालूम होता था देवता है। भीतर भीतर इतना बड़ा मारखू बदमाश आदमी था, सो कौन जाने। जोतकी काका ठीक ही कहते थे। गोनारी के यहाँ फारबिसगंज का एक मेहमान आया है। कहता है उसके गांव के पास सिझवा गरैया में एक डॉक्टर है जो डकैती कराता है। डॉक्टर तो घर घर में जाता है, अगवार पछवार सब देखता है, रुपया का बक्सा भी वह देखता है। वह अपने दल वालों को पूरा नक्शा बता देता है। घर वालों को सोने की दवा दे देता है, उधर चोरी डकैती करवा देता है। गांव के आसपास के लोगों को सुई भोंक कर डरपोक बना दिया है। जो उसकी बात से बाहर हुआ, उसका बैल गाय कटवा देता है, भैंस चोरी करवा देता है या घर में आग लगवा देता है। कई बार BL केस उस पर चला, लेकिन रुपया खर्च करके जीत जाता है। नाम भी अजीब है, डॉक्टर नटखट प्रसाद। हाँ भाई, किसी का विश्वास नहीं। सोमा जाट कल तामगंज मेला में गिरफ्त हो गया। सोमन मोची कहता है अभी मेला से जो लोग आए हैं बोल रहे हैं अब हम अखाड़ा में ढोल नहीं बजाएंगे। तो दोस्तों ये था 7वां अध्याय दूसरे खंड का मैलांचल उपन्यास का। अब इसके आगे हम दोस्तों अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग चैनल में बने रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी 6 कहानियाँ मिल जाएंगी। मैलांचल उपन्यास के पहले खंड के 44 अध्याय और दूसरे खंड के 7 अध्याय मिल जाएंगे, उनका अध्ययन करिए। और गोदान उपन्यास के सभी दोस्तों 36 भागों का वीडियो देखिए प्लेलिस्ट में। फिर मिलते हैं इसके आगे, तब तक धन्यवाद दोस्तों।